तो चलिए बच्चों समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंटल कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने को आता है, तो उस पर मैं थोड़ा सा एक 10 मिनट का वीडियो लेसन्स बनाऊंगा। बाकी जितने भी टॉपिक थे केमिकल काइनेटिक्स के वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक है और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे रेड लॉ में ये पढ़ा था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखो, इसकी क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के, से फॉर एग्जांपल ए अगर रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हमने रेट लॉ पढ़ा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर अब इधर देखो, यहाँ पर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। इसका मतलब अगर आप रिएक्टेंट को, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक, if concentration of reactant increases, concentration of reactant molecules increases, reactant molecules increases, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करने से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके सम को। तो यहाँ पर कुछ भी रख दो इनकी वैल्यू, ठीक है, सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के। अगर आप इनकी वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है और वो यानी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो बाकी जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, ठीक है, एक्सेप्ट एन इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ऑर्डर के यानी कि अलावा जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, ठीक है, वो सारे जो है, से फॉर एग्जांपल रेट, इन सारे रिएक्शन की रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेंगी, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। तो एक चीज़ तो पता चल गया है कंसंट्रेशन की इफेक्ट, ठीक है। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो सीधे याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। अब सेकंड क्या है, देखो सेकंड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है जनरली फिजिकल स्टेट, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आता है फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट कैसा है, ठीक, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कैसा है। तो फिजिकल स्टेट हम अगर कहते हैं तो फिजिकल स्टेट तीन होते हैं, एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड, तो एक होता है सॉलिड। ये तीन फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है कि आपके जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का स्टेट कौन सा है, ठीक है, फिजिकल स्टेट। अगर गैस है तो गैस में मॉलिक्यूल जो है दूर दूर होते हैं, रेंडमली बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। अगर एक कंटेनर में गैस रखा है
तो ये एक दूसरे से कोलाइड जो है जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे और रिएक्शन जो है थोड़ा क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, अगर आप लिक्विड को लेंगे तो मॉलिक्यूल जो है बहुत यानी कि पास होते हैं, एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू गैस। तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं है एज कम्पेयर टू गैस, तो यहाँ पे कॉलिजन की चांसेस जो है उतना इफेक्टिव कॉलिजन होने के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए गैस के केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट का स्टेट जो है गैस है तो उसकी रेट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और सॉलिड में तो बिल्कुल टाइटली बाइंड रहता है तो मूव ही नहीं होगा, तो कॉलिजन के चांसेस कम हो जाता है। तो सॉलिड के केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज होगा गैस से सॉलिड की तरफ। ठीक है, जितना यानी कि गैसियस स्टेट में लेंगे आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक, दूसरा इसमें क्या है, देखो दूसरा है बेटा, आप जो केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं वो होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है। ठीक है, होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, होमोजीनस केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें सारा स्टेट सेम हो। फॉर एग्जांपल देखो, होमोजीनस का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। अगर आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है प्लस आयोडीन गैस बनता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सबका फेजेस जो है एक है। तो ऐसे यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। और हिटेरोजीनियस में क्या होता है, हिटेरोजीनियस में फॉर एग्जांपल देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसको हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पे दो स्टेट है, दो अलग अलग स्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट हैं। तो ऐसे जब फेजेस अलग होते हैं केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हिट्रोजीनियस बोलेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि गैस है। अगर सारा स्टेट जो है गैसियस है तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग का चांसेस भी ज़्यादा रहता है और कॉलिजन के केसेस भी ज़्यादा रहता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा। तो याद रखना, हम जनरल लिख सकते हैं होमोजीनस की रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, होमोजीनस की, ठीक है, होमोजीनस जीनस की रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हिटेरोजीनस। ठीक है, हिटेरोजीनस। तो हिट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन की रेट से ज़्यादा होमोजीनियस की होती है क्योंकि इंटरमिक्सिंग का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एक फिजिकल स्टेट पे, दूसरा होमोजीनियस है कि हिट्रोजीनियस, उस पर डिपेंड कर रहा है। और लास्ट जो है वो डिपेंड करेंगी भाई केमिकल स्टेबिलिटी पे। ठीक है, लास्ट यानी कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो डिपेंड करेगी केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। केमिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल थ्योरेटिकल है, रॉकेट साइंस तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। केमिकल स्टेबिलिटी बोले तो यहाँ पर क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। जैसे अगर आप देखो नोबल गैस बिल्कुल इतना स्टेबल होता है कि वो बिल्कुल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे हीलियम देखो, नियॉन देखो, ठीक है, तो ये स्टेबल है। कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल अनस्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर किया, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, अनस्टेबल है, हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है केमिकल की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी, जितना केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फास्ट हो जाएंगे जबकि ऑलरेडी स्टेबल है। अगर केमिकल स्टेबिलिटी कम है तो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड है, अनस्टेबल है, इसीलिए ये एकदम से रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है भाई। फिजिकल स्टेट है, होमोजीनियस कैसा है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, केमिकल स्टेबिलिटी, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा क्या है, थर्ड जो नेचर है,
ठीक है। थर्ड जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर का बोले तो टेम्परेचर तो बहुत इजी है। टेम्परेचर में क्या टेंशन है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही, ठीक। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इसकी अपने एनर्जी होगी, अब इसको रिएक्ट करना है। अब ये मॉलिक्यूल जो है धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर आप इसको हीट देंगे, नीचे बर्नर रख दो, ठीक है, अगर आप हीट देंगे तो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो क्या होगी, फास्ट, ठीक है, फास्टली इधर उधर मूव करेंगे, तो कोलिजन भी क्या होगा, ज़बरदस्त होगा। जब इन मॉलिक्यूल के अमोंग कोलिजन ज़बरदस्त होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑलरेडी क्या होगा, ज़बरदस्त, ठीक है। तो यहाँ से पता चला टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बस ये तो सिंपल बात है, ठीक है। ठीक, जब यहाँ पे मॉलिक्यूल तेज तेज दौड़ेंगे तो कोलिजन का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक। तो ये रहा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। चौथा फैक्टर जो है वो क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा यानी कि रिएक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब है सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसको हम इसे सिंपल हम इसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वुड ब्लॉक ले लो, ठीक है, आपने एक वुड ब्लॉक लिया, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जलाना है, बार्न करना है। जब आप बार्न करते हैं, ठीक है, इसको आपने जलाया इसको, ठीक है, तो ये धीरे धीरे जलता है। लेकिन इसी वुड ब्लॉक को पीस करेंगे आप, पीस करेंगे, ठीक है, इस तरह से पीस कर किया इसको, पीस करने के बाद अगर आप इसको जलाएंगे तो ये एकदम से ज़बरदस्त जलता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंदर इस ब्लॉक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपोज नहीं है, सिर्फ बाहर वाले मॉलिक्यूल्स ही एक्सपोज है। तो धीरे धीरे रिएक्शन चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया इतना ही है। लेकिन जब इसको पीस करते हैं अंदर वाले मॉलिक्यूल के सरफेस भी एक्सपोज हो जाएंगे, अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। तो याद रखना सरफेस एरिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, ठीक। तो ये चीज़ जो है याद रखना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। लास्ट जो पांचवा फैक्टर जो है, 5 फैक्टर है, ठीक है, 5 फैक्टर वो इम्पोर्टेंट है। ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। बाकी तो सब इजी था, ठीक है। बाकी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है, ये टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ठीक। तो ये सारे हमने पढ़ा। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट भी हमने पढ़ा, फिजिकल स्टेट है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, केमिकल स्टेबिलिटी कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अब आगे जाएंगे कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इन्फ्लुएंस करता है उसको हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट। लेकिन ये कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे इन्फ्लुएंस करता है लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहेंगे। अगर खुद भी पता चला कि खुद भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब, ठीक है, सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं होता है, खुद बिल्कुल इनर्ट रहता है, सिर्फ वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे इन्फ्लुएंस करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इन्फ्लुएंस दो तरीके से करेंगे, या तो इंक्रीज करेगा या तो क्या करेंगे, डिक्रीज। तो उस हिसाब से कैटलिस्ट भी दो तरीके का हुआ, ठीक है।
कैटलिस्ट हमारे पास उस हिसाब से दो तरीके का हुआ, ठीक। एक कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव रोल ही करेगा, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो ठीक, ये बढ़ा रहा है तो ये घटा देगा, ठीक, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इन्फ्लुएंस करता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। कैटलिस्ट दो तरीके का हुआ, एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव कैटलिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम एक्टिवेशन या प्रोफाइल एनर्जी डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, हम यहाँ पे दोनों के लिए बनाएंगे, एक नेगेटिव के लिए, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये तो सबको पता है, यहाँ जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास होना चाहिए। यहाँ पर भी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, ठीक। अब ये रहा आपके लिए, ठीक है, दिस इज फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए हम बना रहे हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल कैसा रहता है वो देखेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब ये रहा हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए, देखेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल कैसा रहता है, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक। अब ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, ये तो सबको पता है, एक खास टेम्परेचर पर तो हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक। ये रहा बेटा, ये आपका क्या रहा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी रहा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, इतना अमाउंट अगर नहीं मिलता है तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इतना अमाउंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमको देना कितना पड़ेगा थ्रेशोल्ड के बराबर होने के लिए, थ्रेशोल्ड के बराबर होने के लिए हमको देना पड़ेगा बेटा इतना एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप प्रोवाइड करते हैं बाहर से, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी आए ताकि प्रोडक्ट बन सके, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो दिया एक्टिवेशन एनर्जी हमने, एक्टिवेशन एनर्जी दिया। यहाँ पर याद रखना इस पीक पर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था, ठीक है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट भी इसको कहते हैं। और इस एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग और पार्शियल बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, तो ये चीज़ याद रखना। एक्टिवेशन, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में सब कुछ मैंने बताया था, इस पीक पर बनता है, याद रखो। अब यहाँ से एनर्जी रिलीज करते हुए क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पर रिएक्टेंट था। अब ये जो है ये क्या है, ये विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट है, ये वाला पीक जो हमने बगैर कैटलिस्ट के रिएक्शन किया तो इतना एनर्जी चाहिए, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अब क्या होता है देखो, अगर आप कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इस तरीके से देखो यहाँ पे ये डेज जो है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को बिल्कुल कम कर रहा है, देखो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है, इतना अमाउंट। और साथ ही में याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी तो कम हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी अब इस बार कितना चाहिए, इस बार यहाँ पे मैं ये वाइट से लिखता हूँ, देखो इतना चाहिए, बस एक्टिवेशन एनर्जी इतना चाहिए, ठीक है, कैटलिस्ट अगर आप लेंगे तो इतना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा है। दूसरा ये बैरियर, यहाँ पे जो बैरियर होता है एनर्जी बैरियर, जिसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे का हम कहेंगे, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना पॉजिटिव कैटलिस्ट, जब ये बैरियर ही ऑलरेडी कम हो जाएंगे, बैरियर कम हो जाएंगे,
और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाता है, बैरियर भी कम हो जाता है, तो इस साइड जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है अब वो जम करके इस पीक को क्रॉस करके प्रोडक्ट इजी से बना सकता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएंगे, फास्ट। ठीक है, तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है एंड आल्सो डिक्रीजेस द थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखो कि पता चला कि से फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी ही कम हो रहा है, थ्रेशोल्ड नहीं हो रहा है, तो यह पॉसिबल नहीं है। जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर कम नहीं हो जाएंगे तब तक एक्टिवेशन एनर्जी भी कम नहीं हो जाएंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल क्या है, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजेस द थ्रेशोल्ड एनर्जी, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए ये ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, इतना अमाउंट। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी हमें कितने देने हैं, इतने। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे इधर देखो, विदाउट कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, पहले इतना था। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये क्या होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ये बराबर इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाएंगे। तो इतना अमाउंट जो है फिर से डबल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो याद रखो, जब ये बैरियर ही, थ्रेशोल्ड एनर्जी ही बढ़ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ही बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, कम। तो ये है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है बेटा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो इसीलिए याद रखो, नेगेटिव कैटलिस्ट जो है क्या कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का रूल उल्टा है, इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। जब ये दोनों इंक्रीज होगा तो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस पार नहीं जा पाएंगे क्योंकि पीक बढ़ गया। ठीक है, अब इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। 5 मैंने फैक्टर दिए हैं और वो 5 फैक्टर जो है अच्छे से याद रखना है। देखो, सबसे पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मैंने दिया आप लोगों को। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है मैंने आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट मैंने बताया, जिसमें फिजिकल, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और केमिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट मैंने लास्ट में आपको समझाया और यहाँ पे साथ में डायग्राम से भी आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये लास्ट टॉपिक समझो, इसके बाद में एक शॉर्ट टॉपिक जो है 10 मिनट का वीडियो लेसन कल बना के दे दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।